हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू लखनऊ यूनिवर्सिटी। पेपर फर्स्ट हमारा चल रहा है जिसमें यूनिट 3 चल रही है। ठीक है, इससे पहले कल हमने जो डिस्कस किया था उसमें व्यक्तिकता का अर्थ क्या है, व्यक्तिक मापन विधियां क्या है, इन सब चीजों को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, व्यक्तित्व मापन की विधियां है ना, और व्यक्तित्व का मापन क्या होता है, व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषा हमने कल पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे व्यक्तित्व का जो मापन चल रहा था, इसमें व्यक्तित्व मापन की विधियां हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें ये तो विधि कंप्लीट हो गई थी, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिगत विधि, जिसको इतिहास विधि भी कहते हैं। लेकिन आज हमें वस्तुनिष्ठ विधियां डिस्कस करनी है। वस्तुनिष्ठ विधियां डिस्कस करेंगे। पहले तो व्यक्तित्व मापन की जो वस्तुनिष्ठ विधियां हैं पहले उनको डिस्कस करेंगे, प्रक्षेपण विधियों को डिस्कस करेंगे, उनकी विशेषताओं को समझेंगे, फिर हम मनोविश्लेषणात्मक विधियों पर आएंगे, उसके बाद हम चैप्टर 11 सृजनात्मकता और मापन पर आएंगे। फिर इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि एंड कर दें। सृजनात्मकता का क्या अर्थ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिख के ले लीजिए स्टाम्प पेपर पे, आपको ये देखने को जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में। सृजनात्मकता की क्या विशेषताएं होती हैं इनको डिस्कस करेंगे, इसका आधार क्या होता है, बुद्धि और सृजनात्मकता का क्या संबंध है, इस बारे में बात करेंगे। सृजनात्मकता के परीक्षण या सृजनात्मकता के मापन, उसके प्रकार। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अमेजिंग क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं व्यक्तित्व मापन की जो विधियां चल रही थी उसमें हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ विधियां। इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप देख सकते हैं, जिनको हम ऑब्जेक्टिव मेथड्स भी कहते हैं। ये जो विधियां हैं वो व्यक्तित्व मापन की है। इसमें एक आती है निरीक्षण विधि। इस विधि में परीक्षक जो होता है वो बालक के व्यवहार और आचरण का विभिन्न वातावरण में अवलोकन करता है। इस विधि में बालक को यह नहीं होने दिया जाता है कि उसका अवलोकन या निरीक्षण किया जा रहा है। कहने का मतलब है बालक को यह ज्ञात ही नहीं होने दिया जाता है, बालक को पता ही नहीं चलने दिया जाता है कि उसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, उसका निरीक्षण हो रहा है। इसमें बालक के बौद्धिक और संवेगात्मक विकास, उसकी रुचि, उसकी आदतों, इन सब चीजों को जाना समझा जाता है, इन सब चीजों का निरीक्षण किया जाता है। थॉर्नडाइक और जर्सील्ड ने अपने अध्ययनों में सबसे पहले इस विधि का प्रयोग किया है। किस विधि का प्रयोग किया है? निरीक्षण विधि का प्रयोग किया है। दूसरी विधि आती है एक शारीरिक विधि। व्यक्तित्व मापन की शारीरिक विधि आती है, इसको समझते हैं। इस विधि में शारीरिक लक्षणों के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। शारीरिक लक्षण जो होते हैं उनके आधार पर व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया, जिस व्यक्ति के जैसे लक्षण होते हैं उसी प्रकार से उनका मूल्यांकन करके और रिजल्ट निकाला जाता है। मनोचिकित्सक इस विधि का प्रयोग करते हैं। व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए एक मुख्य तत्व संवेग है। व्यक्तित्व का अगर अध्ययन किया जाता है तो उसका मुख्य तत्व संवेग है। इन संवेगों का अध्ययन करने के लिए शारीरिक विधि का ही सहारा लिया जाता है। व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं के द्वारा उसकी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत निम्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे हृदय की धड़कन एवं रक्तचाप का मापन हो गया, नाड़ी की गति हो गई, श्वास क्रिया का मापन हो गया, त्वचा अनुक्रिया का मापन। ये सभी शारीरिक, जैसे हृदय की धड़कन की माप की जाती है, ब्लड प्रेशर जांचा जाता है, नाड़ी की गति देखी जाती है, श्वास क्रिया का मापन किया जाता है, त्वचा की कैसी अनुक्रिया है इसका भी मापन किया जाता है। प्रोजेक्टिव मेथड देखिए, प्रक्षेपण विधियां। प्रक्षेपण विधि के जन्मदाता फ्रैंक हैं। ये जो प्रक्षेपण विधियां हैं किसकी विधियां हैं? व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। प्रक्षेपण विधि के जन्मदाता फ्रैंक हैं। उनके अकॉर्डिंग एक प्रक्षेपण विधि में इस प्रकार तैयार की गई या चयन की गई परिस्थिति का प्रस्तुतिकरण होता है। जो प्रक्षेपण विधि होती है उसमें इस प्रकार तैयार की गई या चूज की गई, चयन की गई परिस्थिति का प्रस्तुतिकरण होता है जिसका संबंध प्रयोज्य के व्यक्तित्व से होता है। प्रयोज्य का मतलब विद्यार्थी के व्यक्तित्व से होता है। प्रक्षेपण विधि के द्वारा
व्यक्ति के अंदर छिपी हुई प्रवृत्तियों का पता लगाया जा सकता है। जो प्रक्षेपण विधि होती है, इसके माध्यम से व्यक्ति के अंदर जो प्रवृत्तियां छिपी रहती हैं उनका अध्ययन किया जाता है प्रक्षेपण विधि से। किसी एक वस्तु के प्रति हर एक व्यक्ति की राय अलग अलग होती, बिल्कुल डेफिनेटली बात बिल्कुल सही है। हर एक वस्तु के प्रति हर एक व्यक्ति की राय अलग अलग होती है। ठीक है, किसी भी चीज को देखने का नजरिया हमारा अलग है, आपका अलग है। उसी चीज को कोई बहुत अच्छी बताता है, कोई बहुत खराब बताता है, कोई कहता है ठीक है काम चल जाएगा। हर एक चीज को, हर एक विचार को देखने समझने का सबका नजरिया अलग अलग होता है। प्रक्षेपी विधियों के माध्यम से व्यक्ति के अचेतन मन में छिपी दमित इच्छाओं और उन व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है। जो प्रक्षेपी विधियां हैं, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं जिनकी हम बात करेंगे। प्रक्षेपी विधियां, ये विधियां व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन करती हैं। जो प्रक्षेपी विधियां हैं, ये व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन करती हैं, उसके अंशों का नहीं, पार्ट्स का नहीं, होल में करती हैं। ये किसमें? पार्ट्स में ना करके होल में करती हैं। अन्य विधियों की अपेक्षा इन विधियों की विश्वसनीयता और वैधता भी उच्च है। इन विधियों में प्रयोगकर्ता का हस्तक्षेप कम ही होता है। इन विधियों के द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ये विधियां सामान्य व असामान्य दोनों प्रकार के व्यक्तियों पर बराबर उपयोगी होती हैं। ठीक है, आप देखिए, व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधियों की बात करेंगे। मनोविश्लेषण पद्धति का स्वरूप फ्रॉइड ने विकसित किया। मनोविश्लेषण पद्धति का स्वरूप किसने विकसित किया? फ्रॉइड ने। यह विधि व्यक्तित्व के असमानताओं और मानसिक रोगों का पता लगाती है। व्यक्तित्व के अंदर क्या असमानताएं हैं, कोई मानसिक रोग है नहीं है, तो इन सब का पता लगाने का काम मनोविश्लेषणात्मक विधियां करती हैं। इससे व्यक्ति की होप्स यानी कि आशाओं, उनकी चिंताओं और महत्वाकांक्षाओं का पता चलता है। मनोविश्लेषणात्मक विधि मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो स्वतंत्र साहचर्य यानी कि फ्री एसोसिएशन, दूसरा स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस। ये दो प्रकार की विधियां होती है। बात समझ में आ गई? आपने व्यक्तित्व को पूरा अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन अमेजिंग टॉपिक पर, जो है सृजनात्मकता और मापन को समझेंगे। ठीक है, चलिए इससे पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो पेड नोट्स के लिए आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9628182649। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो सृजनात्मकता और मापन की बात करेंगे। जैसा कि बिने कहते हैं, क्या कहते हैं बिने? एक व्यक्ति लकड़ी से मनचाही कलात्मक वस्तु बना सकता है। चित्रकार मनचाहे रंगों से चित्र को सजीवता प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार मूर्तिकार एवं वास्तुविद भी अपनी अपनी कलाओं की छाप छोड़ते हैं। यही तो सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता को इंग्लिश में क्रिएटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी कहते हैं। हम लोग कई बार स्कूल में बच्चों को कहते हैं ये बच्चा बहुत क्रिएटिव है। ये बच्चा कैसा है? ये बच्चा बहुत क्रिएटिव है। जैसा कि बिने कहते हैं कि जो क्या है, एक व्यक्ति लकड़ी जो होती है उससे जो कारपेंटर होता है वो मनचाही कलात्मक वस्तुएं बना देता है, बहुत सुंदर सुंदर चीजें बना देता है, बहुत ही सुंदर सुंदर जो है टेबल्स बना देता है, स्टूल बना देता है, और भी बहुत सारी चीजें होती, डोर्स विंडोज, क्या सुंदर बना देता है वो लकड़ी से, है ना। ये क्या है? ये क्रिएटिविटी है, ये सृजनात्मकता है। ये इतनी सृजनात्मकता सब में नहीं होती, हालांकि होती है, इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना ही समझते हैं। ये क्या है? ये क्रिएटिविटी है। हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते। वहीं पर एक चित्रकार जो होता है वो मन चाहे रंगों से चित्र को सजीवता प्रकट कर देता है। ऐसा लगता है व्यक्ति साक्षात हमारे सामने इस पिक्चर में बैठा हुआ है। ऐसा कौन करते हैं? चित्रकार करते हैं। ये क्या है? एक क्रिएटिविटी ही तो है। मूर्तिकार जो होता है वह मूर्ति को इस प्रकार से बना देता है जैसे कि वह सजीव हो, है ना, स्वयं खुद बैठा हो, इस तरीके से। तो ये क्या है? ये क्रिएटिविटी है, यह सृजनात्मकता ही है। बात समझ में आपको आ गई? आगे बढ़ते हैं। आज वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक विकास के आधुनिक युग में विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत
नित्य प्रतिदिन नए आविष्कार हो रहे हैं। इन आविष्कारों के पीछे सृजनात्मकता का ही योगदान है। आज हर एक नई नई चीज़ हमें देखने को मिल रही है, मार्केट में नई नई चीज़ें आ रही हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े हैं या घर का सामान, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग चीज़ें, नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये क्या है? ये क्रिएटिविटी ही है, ये सृजनात्मकता ही है। हर आदमी अपना अलग अलग दिमाग लगा रहा है ना। तो अब देखिए, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पहले यह माना जाता था कि केवल लेखक, कवि, चित्रकार, संगीतकार आदि ही सृजनशील होते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि जो कवि होता है वही क्रिएटिव होता है। क्यों? क्योंकि वो कल्पना करके और अपनी जो उसका गीत होता है, जो संगीत होता है, उसमें सजीवता ला देता है। ठीक है, कल्पनाएं करके। जो चित्रकार होता है, जो पिक्चर पेंटिंग बनाता है, वही सृजनात्मक होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, परंतु अब यह माना जाने लगा है कि प्रत्येक व्यक्ति सृजनशील हो सकता है। हर आदमी कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता रहता है ना। जैसे कि आपको बताते चलें कि जो सृजनशीलता है वैसे तो प्रत्येक प्राणी में पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में यह सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि मानव जो है ना वो एक बुद्धिमान प्राणी माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति में क्रिएटिविटी समान रूप से नहीं पाई जाती है ना। किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। समान बुद्धि लब्धि के व्यक्तियों में भी सृजनशीलता समान नहीं होती है। मान लीजिए किसी की बुद्धि लब्धि 90 से 110 है, जो कि सामान्य में आते हैं, और दूसरा भी 90 से 110 है। किसी में क्रिएटिविटी ज्यादा होगी, किसी में कम होगी। ठीक है, तो व्यक्तियों में जो सृजनशीलता का गुण होता है ना वो प्राकृतिक होता है ना। और कह सकते हैं कि एक बहुअमूल्य निधि है जिस पर प्रगति, उन्नति, उत्थान निर्भर करता है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा क्रिएटिव होता है उतनी जल्दी वो सक्सेस भी होता है, ऐसा माना गया है। चलिए अब इसके अर्थ की बात कर लेते हैं। सृजनात्मकता अंग्रेजी शब्द क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतरण है। जो सृजनात्मकता है इसको इंग्लिश में क्रिएटिविटी कहते हैं, इसका ये हिंदी रूपांतरण है। कुछ शिक्षा शास्त्री सृजनात्मकता का अर्थ उत्पादकता से लगाते हैं, प्रोडक्टिविटी से लगाते हैं। किससे लगाते हैं? प्रोडक्टिविटी से लगाते हैं। सृजनात्मकता सृजन शब्द से निकला है। भाई सृजन, सृजन का मतलब होता है किसी नई चीज का निर्माण होना, सृजन करना, है ना। सृजन शब्द जिससे किसी रचना का आभास होता है जो पहले न बनी हो, है ना। तो सृजनात्मकता यानी कि जो व्यक्ति कुछ नया कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर देखिएगा, जस्ट मिनट प्लीज। यहां पर स्टेगनर और कार्वोस्की कहते हैं कि किसी भी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन ही सृजनात्मकता। अगर आपने कोई चीज बिल्कुल एकदम नई बना दी वो भी सृजनात्मकता है। किसी चीज का कोई पार्ट चेंज करके उसमें एक नई चीजें आपने फिट कर दी, वो भी आंशिक अगर आप कर रहे हैं तो वो भी सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना, विचारों को प्रस्तुत करता है। प्रोफेसर रस कहते हैं सृजनशीलता मौलिकता है जो वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित हो सकती है। तो ये सृजनात्मकता की कुछ परिभाषाएं हैं। अब सृजनात्मकता की विशेषताएं क्या हैं, इनको और डिटेल में हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, पहली बात तो ये है कि जो सृजनात्मकता होती है वो सार्वभौमिक होती है। जस्ट मोमेंट प्लीज। जो सृजनात्मकता होती है वो कैसी होती है? सार्वभौमिक होती है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ मात्रा में सृजनात्मकता अवश्य होती है, जिसको हम सार्वभौमिक कहते हैं। ठीक है, परीक्षण या शिक्षा के द्वारा इसको विकसित किया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। सृजनात्मकता के द्वारा किसी नई वस्तु को उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु जरूरी नहीं है कि वह वस्तु पूर्ण रूप से नई हो। हम किसी चीज को अगर बना रहे हैं, नई चीज ला रहे हैं, तो उसमें जो है कि हम उसको एक बिल्कुल पूरी होल, मैंने बताया ना कि होल रूप में, समग्र रूप में भी उसको नई चीज बना सकते हैं। उसके कुछ अंश को भी बदल सकते हैं, कुछ पार्ट्स को भी हम बदल सकते हैं। और ऐसा भी कहा गया है कि कोई भी सृजनात्मक अभिव्यक्ति सृजक के लिए आनंद और संतुष्टि का स्रोत होती है। अगर व्यक्ति कोई नई चीज उत्पादन करता है, सृजन करता है, तो उसको आनंद की अनुभूति होती है ना। सृजनात्मकता में सृजक
का अहम प्रकट होता है। भाई जो भी जिसने भी नई चीज क्रिएट की है तो उसके अंदर थोड़ा अहम तो थोड़ा ईगो तो आ ही जाएगा कि ये चीज मैंने बनाई है, ये मेरी रचना है, ये मेरा विचार है, या मैंने इस समस्या को हल किया है। उसके अंदर मैं आ जाता है। क्या आ जाता है? मैं आ जाता है। भाई बिल्कुल डिफरेंटली आदमी अपने आप पर प्राउड करता है। होना भी चाहिए। आपने कुछ नया बनाया है तो अपने आप पर आप गर्व करें। ठीक है, चलिए। सृजनात्मकता जो है यह सृजनात्मकता अभिव्यक्ति का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। वैज्ञानिक आविष्कार हो गया, कविता, कहानी, नाटक आदि लिखना, संगीत आदि कोई भी क्षेत्र इस प्रकार की अभिव्यक्ति की आधार भूमि बन सकता है। ऐसा भी कहा गया है कि जो सृजनात्मकता है वो चिंतन, बंधा हुआ चिंतन नहीं होता है। सृजनात्मक चिंतन बंधा हुआ चिंतन नहीं होता है। घिसे पिटे मार्ग पर चलने से पुनरावृत्ति तो हो सकती है लेकिन नया निर्माण नहीं हो सकता। सृजनात्मकता में प्रवाहात्मक विचारधारा, मौलिकता, लचीलापन, विविधपूर्ण चिंतन, आत्मविश्वास, संवेदनशीलता, ऐसे संबंधों को देखने और बनाने की योग्यता आदि विभिन्न तत्वों की आवश्यकता होती है, तभी सृजनात्मकता व्यक्ति के अंदर आती है। सृजनात्मकता का आधार देखिएगा। सृजनात्मकता का आधार चिंतन प्रमुख रूप से दो प्रकार का होता है। चिंतन कितने प्रकार का होता है? चिंतन प्रमुख दो प्रकार का होता है। एक तो अभिसारी चिंतन होता है, दूसरा अपसारी चिंतन होता है। इसको और डिटेल में समझेंगे कि अभिसारी क्या है, अपसारी क्या है। जो अभिसारी चिंतन होता है जिसको कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, जिसमें यांत्रिक रूप से विचार करके व्यक्ति एक ही उत्तर पर पहुंच जाता है। क्या? व्यक्ति एक ही उत्तर पर पहुंच जाता है। कैसे एक ही उत्तर पर पहुंच? जैसे यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जैसे आपने बच्चे के सामने कोई क्वेश्चन रखा, कोई प्रश्न आपने बच्चे से पूछा, ठीक है, और बच्चे ने उसका सीधा उत्तर दे दिया। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? बच्चे ने उत्तर दे दिया मोदी। ठीक है, ये क्या हो गया? ये अभिसारी चिंतन है। ये क्या है? ये अभिसारी चिंतन है, यानी कि सीधे एक वर्ड में उत्तर देना या सीधे एक बात कह देना अभिसारी चिंतन होता है। इसमें बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में नहीं सोचता है ना, सीधा आंसर देना अभिसारी चिंतन कहलाता है। भारत का राष्ट्रपति कौन है? सीधा उत्तर दे देगा बालक। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? बच्चा बोल देगा 60। चिंतन में मस्तिष्क एक यंत्र के समान काम करता है। लेकिन अगर यह प्रश्न किया जाए कि कागज का क्या उपयोग है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के गुण बताइए, तो यहां पर बच्चा सीधा एक वर्ड में क्या आंसर दे देगा? कागज का क्या उपयोग है? नहीं दे पाएगा। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के गुण बताइए, क्या इसमें एक लाइन में एक वर्ड में आंसर दे देगा? बच्चा नहीं दे पाएगा। तो मस्तिष्क उसका तत्काल यंत्र की भांति उत्तर नहीं दे पाता है। इस पर कितना भी एक्सपर्ट व्यक्ति हो उससे पूछो कागज का क्या उपयोग है, तो वो 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा। इस पर वो चिंतन करेगा, है ना। उत्तर की खोज करते समय व्यक्ति के मस्तिष्क में कई विचार आएंगे और इन प्रश्नों के उत्तर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर क्यों होते हैं? आप मेरे से पूछेंगे कागज का उपयोग क्या है, मैं कुछ और बताऊंगा। दूसरे से पूछेंगे वो कुछ और बताएगा। तीसरे से पूछेंगे वो कुछ और बताएगा। हालांकि मिलते जुलते तो होंगे लेकिन फिर भी अंतर होगा, है ना। सेम आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अभिसारी चिंतन में क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे राष्ट्रपति कौन है, तो मैं भी वही बताऊंगा, ये भी वही बताएंगे, ये भी वही बताएंगे। लेकिन जब कागज का उपयोग पूछेंगे, मैं अलग बता रहा हूंगा, ये अलग बता रहे होंगे, ये अलग बता रहे होंगे। ये होता है अपसारी चिंतन, अलग अलग डायरेक्शन में सोचना। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर होते हैं। ऐसा चिंतन अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग की श्रेणी में आता है। बात क्लियर है। मैं इसको और थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा कि जैसे आपने बच्चे के सामने कोई समस्या रखी, वो जब उसको एक लाइन में आंसर कर देता है, एक वर्ड में आंसर कर देता है, तो वो कहलाता है अभिसारी चिंतन, जिसमें बच्चे को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, अलग अलग दिशाओं में वो नहीं सोचता है। सीधा आपने क्वेश्चन किया, बच्चे ने आंसर दे दिया, अभिसारी चिंतन हो गया। लेकिन जब आपने बच्चे के सामने क्वेश्चन रखा, ठीक है, और बच्चा फिर उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज्यादा से ज्यादा दिमाग दौड़ाना पड़ता है उसको, तब वो अपसारी चिंतन कहलाता है। इसमें बालक अलग अलग दिशाओं में अलग अलग डायरेक्शन में सोचता है, वो अपसारी चिंतन होता है। अब बात करते हैं बुद्धि और सृजनात्मकता का क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। चलिए, बुद्धि का आधार
एक विधि चिंतन या अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग है। जो बुद्धि का आधार है वो एक अभिसारी चिंतन है, जबकि सृजनात्मकता का आधार बहुविधि चिंतन है। एक विधि चिंतन में व्यक्ति की प्रवृत्ति एक ही अनुक्रिया ढूंढने से होती है और बहुविधि चिंतन में कई विचारों का समावेश होता है। कहने का मतलब है जैसे बुद्धि अगर आपके पास है आप सीधा क्या करेंगे, एक उत्तर दे देंगे, लेकिन जब आप क्रिएटिव हैं, सृजनात्मकता आपके अंदर है, तो आप एक ही क्वेश्चन के कई आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुविधि चिंतन में कई विचारों का समावेश होता है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि परीक्षणों में उपलब्धि पर बल दिया जाता है, जबकि सृजनात्मकता परीक्षण में नवीनता, लचीलापन, मौलिकता पर अधिक बल दिया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। बुद्धि परीक्षण पर उपलब्धि पर, बुद्धि परीक्षण जो होते हैं उसमें उपलब्धि पर, अचीवमेंट पर बल दिया जाता है, निष्पत्ति पर बल दिया जाता है। सृजनात्मकता में परीक्षण में क्या नवीनता आई है, क्या लचीलापन आया है, क्या मौलिकता आई है, इस बात पर बल दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति सृजनात्मक भी हो। ऐसा नहीं कि बुद्धिमान व्यक्ति सृजनात्मक भी हो सकता है। सृजनात्मक योग्यता न होते हुए भी उसमें उच्च बुद्धि हो सकती है। हो सकता है बुद्धिमान तो है लेकिन नई नई चीजों की खोज ना कर पा रहा हो, नई नई क्रिएटिव ना कर पाता हो। ठीक है, एक खास सीमा तक, एक खास लिमिट तक सृजनात्मकता और बुद्धि एक दूसरे से संबंधित है, परंतु उसके बाद सृजनात्मकता बुद्धि से स्वतंत्र हो जाती है, क्रिएटिविटी बुद्धि से फ्री हो जाती है। सृजनात्मकता को पल्लवित व पोषित करने के लिए उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। सृजनात्मकता एक योग्यता है, बुद्धि नहीं। सृजनात्मकता एक योग्यता है, बुद्धि नहीं। अतः बुद्धि और सृजनात्मकता को एक ही प्रक्रिया नहीं मानना चाहिए। बुद्धि और सृजनात्मकता को एक ही प्रक्रिया नहीं मानना चाहिए। अब बात करेंगे सृजनात्मकता के परीक्षण या सृजनात्मकता के मापक की। चलिए तो इनको डिस्कस कर लेंगे, फिर इनके प्रकार डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अच्छा इतना करते हैं, फिर देखते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सृजनात्मकता के परीक्षण और सृजनात्मकता के मापक की। टूल्स ऑफ मेजरिंग क्रिएटिविटी। जैसा कि टेलर कहते हैं, टेलर के अनुसार एक सृजनशील अथवा अन्वेषणक कम खर्चीले उपकरणों से कम समय में कार्य करेगा। एक सृजनशील जो होता है यह एक अन्वेषणक, अन्वेषणक कहते हैं एक्सप्लोरर को, जो खोज करता होता है, कम खर्चीले उपकरणों से कम समय में काम करेगा। कम योग्यता वाला व्यक्ति उसी कार्य में अधिक समय तक अधिक खर्चीले उपकरणों का प्रयोग करेगा। भाई जो क्रिएटिव है, जिसके पास दिमाग है, जो सृजनशील है, वो समय भी कम लगाएगा, खर्चा भी कम करेगा। लेकिन जिसकी योग्यता कम है, जो कम जानकारी रखता है, वो समय भी अधिक लगाएगा, खर्चा भी अधिक करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। अन्य मानसिक क्रियाओं के मापन की अपेक्षा सृजनात्मक चिंतन का मापन एक जटिल कार्य है। जितने भी मानसिक क्रियाओं का मापन किया जाता है उसकी अपेक्षा जो सृजनात्मक चिंतन का जो मापन किया जाता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ये योग्यता स्वयं में अनूठी, अस्पष्ट, जटिल और व्यापक होती है, क्योंकि इसमें कई गुणों और योग्यताओं का समावेश होता है। किसी एक परीक्षण के द्वारा व्यक्ति की सृजनात्मकता को कदापि नहीं मापा जा सकता कि आपने एक टेस्ट बच्चे का ले लिया और उसकी सृजनात्मकता निकल करके आ गई, ऐसा नहीं होता है। बैरन कहते हैं कि इतिहास में संभवतः कभी भी सृजनात्मकता को उतने अच्छे स्तर पर नहीं पहचाना गया जितना कि आज पहचाना जा रहा है। आज का प्रतियोगी समाज एवं संसार सृजनशील मस्तिष्क चाहता है, और आज आप देख भी पा रहे होंगे, आप लोग सोशल मीडिया पर देखते होंगे, लोग कितने कितने क्रिएटिव काम करते हैं, कितने अमेजिंग वर्क करते हैं। ठीक है, तो मतलब देख करके आश्चर्य होता है। तो ये क्या है? क्रिएटिविटी है। सबसे पहले गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के मापन का प्रत्यय दिया था। बहुत अच्छी बात है, गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के मापन का प्रत्यय दिया और उसने सृजनात्मकता के मापन के लिए कई परीक्षण तैयार किए थे। इसके बाद गेट जेल्स, जैक्सन, टॉरेंस आदि मनोवैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में सराहनीय काम किया था। सृजनात्मकता के परीक्षण के प्रकार जो हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास कैसी कमेंट करके जरूर बताइए। पेड नोट्स लेने के लिए जो मैंने नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, वहां मैसेज करके आप हमारे पेड नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।